भारत का विभाजन, यही पढ़ना है ना हम लोगों को। भारत का विभाजन, देखिए कल हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया था कि अक्सर भारत में ये सवाल उठाया जाता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उसके हमने दो परिप्रेक्ष्य देखे थे। एक देखा था संस्थागत रूप में, संस्थागत आरोप लगाए जाते हैं, और एक व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। संस्थागत आरोप में हमने देखा था किसको, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, मुस्लिम लीग पर, अंग्रेजों पर, हिंदू महासभा, आरएसएस, ऐसे संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा आरोप लगाया जाता है, अगर व्यक्तिगत की बात करें तो सबसे पहले आते हैं गांधी जी। गांधी जी पर विभाजन का आरोप लगाते हैं लोग। नेहरू जी पर लगाते हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं हम लोग। नेहरू जी के अलावा जिन्ना का, जिन्ना जी की बात कर लेते हैं। इसके अलावा आरोप लगाए जाते हैं सावरकर पर, वीडी सावरकर पे, सरदार पटेल पर भी लगाए जाते हैं। ये सभी रूप नेताओं के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, है ना। और इन नेताओं के द्वारा जो विभाजन किया गया, या विभाजन को जबरदस्ती किया गया, परिस्थिति वैसी बन गई, या ये अपरिहार्य था, पहले से तय था कि विभाजन होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं विभाजन की विभीषिका को बताऊं, एक बड़ा ही खूबसूरत लाइन है, उसे शुरू करते हैं इसको, हैं कि विभाजन के दर्द को हमने खूब सहा, या विभाजन का दर्द में बहुत दुखदाई है, और इसकी कीमत हमने खून से चुकाई है। तो इस बात को, इस शुरू करने से पहले मैं इस लाइन को इसलिए बता देता हूं कि भारत जैसे देश में विभाजन को लेकर, पाकिस्तान बनने को लेकर, या आजकल पाकिस्तान को लेकर जो बातें हैं, कि एक बशीर बद्र साहब हुआ करते थे, बहुत बड़े शायर। बशीर बद्र ने कहा कि किसी से दुश्मनी निभाओ तो खूब निभाओ, जमकर निभाओ, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर रखना कि कभी अगर मित्र बन जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। शर्मिंदा मत हो, इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा ही था, हो सकता है आगे हमारा ही हो। तो इस बात में संभावनाएं हैं। गांधी जी ने भी कहा था ये बात। भाई है, नाराज है, कुछ दिन तक नाराज रहेगा, बाद में जरूरत पड़ेगा साथ में आ जाएगा। तो इस बात में संभावनाएं उस समय भी थी और आज भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी होगी, कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का जैसे अभिन्न अंग था, और मुसलमान जैसे भारत के अभिन्न अंग थे, वैसे ही परिस्थिति होगी। और सकारात्मक सोच के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमने इसके लिए जिम्मेदार किसे बताया। अब सबसे पहले आरोप लगाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इन सभी के अलावा कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिसके पर आरोप लगा सकते हैं आप, या कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति रही, या परिस्थिति से ज्यादा अच्छा लगेगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व रहे जिसने विभाजन में भूमिका निभाया, है ना। कौन कौन से ऐसे तत्व रहे। तो सबसे तो पहले क्या आता है कि
अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। सबसे पहले क्या आता है? फूट डालो और शासन करो की नीति। राज करो। ठीक। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मोनोपोली वाला सिद्धांत है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, है ना, एकाधिकार, इस सिद्धांत को बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी नहीं है, ये तो जिन्ना की हठधर्मिता है, जिन्ना की हठधर्मिता है। मतलब जिन्ना जिद्दी थे, नहीं मान रहे थे, इसलिए विभाजन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है ये तो पहले से निश्चित था। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? दो राष्ट्र का सिद्धांत, दो राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? इसके अलावा पांचवा कारण बताया जाता है कि इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थी, परिस्थितियां जिम्मेदार थी। देखिए, ये जो सभी कारण आप देख रहे हैं, इस पर एक एक करके बात करेंगे हम लोग। जितने पॉइंट लिख रहे हैं सभी को समझना है ना। अब देखिए, इससे पहले भारत पाकिस्तान के विभाजन को हम समझें, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान, ये जो दो देश बने, जिसका विभाजन 14 अगस्त 1947 को हो गया, वो विभाजन सबसे ज्यादा इतिहासकारों में प्रचलित है। स्टेटमेंट्स को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, अपने अपने की पुस्तकों में। मतलब ये समझिए कि विभाजन पे हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं और हर प्रकार के इतिहासकारों ने अपने तरीके से इसका व्याख्या भी किया है। तो इन परिस्थितियों को लेकर पहले इतिहासकारों के नजरिए को समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों ने हमारे और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर क्या क्या अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है। तो इतिहासकारों की भी क्राइटेरिया है, उनकी भी कैटेगरी है। कैटेगरी क्या होता है इतिहासकारों का? इतिहासकारों की कुछ लोग साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, कुछ लोग साम्यवादी इतिहासकार हैं, कुछ लोग मुस्लिम पक्षधर इतिहासकार हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्षधर इतिहासकार हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या किया है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। कैसे बात करेंगे इसको समझिए। यहां लिख देते हैं इतिहासकार, इतिहासकारों का नजरिया। पहला लिखते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार, दूसरा लिखते हैं साम्यवादी इतिहासकार, तीसरा लिखते हैं कांग्रेस वादी इतिहासकार, चौथा लिखते हैं मुसलमान इतिहासकार, और पांचवा लिख देते हैं पाकिस्तानी इतिहासकार। ठीक, सबके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो इतिहासकारों के नजरिए को समझते हैं। सबसे पहले आता है कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इनको देखिए। साम्राज्यवादी इतिहासकार जो ब्रिटिश के पक्षधर हैं, किसके पक्षधर हैं? अंग्रेजों के पक्षधर हैं। और उसमें ज्यादातर जो इतिहासकार आपको दिखाई देंगे वो वेस्टर्न कंट्री के, पश्चिमी देशों के इतिहासकार। वो लोग कहते हैं
कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए भारत के दो प्रमुख संप्रदाय हिंदू और मुसलमान जिम्मेदार हैं। इन दोनों में विभाजन को लेकर कभी आपसी सहमति नहीं बन पाई। इनको लेकर, इन दोनों में विभाजन को लेकर कभी भी आपसी सहमति नहीं बन पाई कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से हो, किसके पक्ष में हो। यह आरोप लगता है और इसके लिए वो दोनों को बराबर जिम्मेदार बताते हैं, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को। ये तो साम्राज्यवादी सोच है। वो कहते हैं कि हमने तो भाई इंतजार किया, हमने तो इंतजार किया कि भाई कोई निर्णय आप ले लीजिए, लेकिन कोई निर्णय हम नहीं, कोई निर्णय मुसलमान और हिंदू नहीं ले पाए, इसीलिए विभाजन का कारण बना। ये कौन कहता है? साम्राज्यवादी इतिहास। याद रहेगा? ठीक। दूसरा आता है साम्यवादी इतिहासकार। इस साम्यवादी इतिहासकार जो हैं, ये अलग तरीके की बात करते हैं। इनसे अलग क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कांग्रेस की असफलता है। किसकी असफलता है? कांग्रेस की। कि मुस्लिम लीग तो पृथक मांग कर ही रहा था, लेकिन कांग्रेस के जो दक्षिणपंथी एग्रेसिव लीडर्स थे, उन लोगों ने कभी भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और न ही मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया और अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए, कौन कह रहा है? साम्यवादी। कि कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया ताकि उनको सत्ता में स्थान मिल सके, पद मिल सके, कुर्सी मिल सके, और इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ। तो साम्यवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण समझ में आया। तीसरा नाम है कांग्रेसवादी इतिहासकार। इनके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो कांग्रेस के पक्ष में लिखते हैं, और इन इतिहासकारों में बिपिन चंद्र जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, वो विभाजन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये जिन्ना की जबरदस्ती थी, उनकी हठधर्मिता थी, या जिन्ना साहब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किए हिंदुस्तान से। कांग्रेस ने तो भरसक प्रयास किया कि विभाजन न हो, ऐसा बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार लिखते हैं। वो लोग ये भी लिखते हैं कि जिन्ना के साथ साथ जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति है, ये भी बराबर रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में मुसलमानों के अंदर ये भावनाएं पैदा करने में कामयाब रहे कि आप भारत जैसे देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां आप असुरक्षित हैं। ऐसी भावनाएं पैदा करने में वो मतलब कामयाब रहे, और इसी भावना को कांग्रेस नहीं समझ पाई, जिसका कारण विभाजन बना। तो बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार जो है वो तीसरे सिद्धांतवादी। चौथे सिद्धांतवादी है मुसलमान। अब मुसलमानों में एक है आयशा जलाल, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। ये कहती हैं कि मुसलमान जो हैं, या भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है, वो कांग्रेस के द्वारा किया गया, या कांग्रेस की असफलता है, ऐसे समझिए। उन्होंने लिखा कि देखिए, अगर अलगाववादी नीति ब्रिटिश अपना रहे थे, संप्रदायवादी नीति अपना रहे थे, तो कांग्रेस ने कौन सा इसको कम करने का काम किया?
उसने भी तो कमो बेश इसको बढ़ावा ही दिया। गांधी जी का हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करना, स्वराज को अपनाना, है ना, मुसलमानों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं करना कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, पहले पृथक निर्वाचन के मांग को लेकर मुस्लिम लीग का गठन होना, बाद में 1916 में पृथक निर्वाचन को वापस ले लेना, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन को वापस लेने की बात करना। ये सभी परिस्थिति कांग्रेस के द्वारा पैदा की गई। 1937 के चुनाव में जो जीत हासिल हुई कांग्रेस को, उसके बाद मुसलमानों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए कई बार ये नेहरू जी के द्वारा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया हिंदुओं के पक्ष में। तो आयशा जलाल जैसी लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को भड़काने या अलगाव करने के लिए ब्रिटिश तो जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई प्रयास नहीं किया कि ये वापस से हिंदू या हिंदुओं के साथ मिलकर रहें, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही आयशा जलाल ये भी कहती हैं कि यही कारण था कांग्रेस की जो अलगाववादी नीति को बढ़ावा देने वाली जो नीतियां थी कांग्रेस की, उसी का कारण था कि जिन्ना अपने हित को साधने के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किए और जिन्ना को कांग्रेस रोक पाने में असफल रही। वो जिम्मेदार जिन्ना को भी बताती हैं आयशा जलाल, कांग्रेस को भी बताती हैं, ब्रिटिश को भी बताती हैं, है ना। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी इतिहासकारों। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के इतिहासकार हैं तो लिखेंगे भी उसी टाइप से। ये सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं भैया देखो पाकिस्तान का बंटवारा जरूरी था, ये सब बकवास बातें हैं। पाकिस्तान नहीं बनता तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहता। मुसलमानों के हितों की रक्षा तभी हो सकती थी जब एक अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए बनता। उनसे जाकर कोई पूछे कि चाचा एक बात बताइए, कैसा फील होता है अब कैसा फील होता है कि पाकिस्तान को कहां होना चाहिए था, है? जब रात में सोते हैं सपना देखते हैं घर पर बम गिर गया, और सपना 2 दिन बाद पूरा भी हो जाए। ऐसे देश में तो रहते हैं आप, नहीं कब बम गिर जाएगा क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे देश में ऐसे देश के इतिहासकार ऐसे ही बात करेंगे। वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने किसी भी तरीके से मुस्लिम हितों की बात कभी की ही नहीं, और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताते हैं गांधी जी को। शुक्र मनाइए 1948 में हमारे गांधी जी गुजर गए, तो डंडा था उनके पास, ऐसे इतिहासकारों को 2 मिनट में ठीक कर देते, लेकिन नहीं रहे तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं ये लोग। मुसलमान के हितों की रक्षा कैसे हो पाया? मुसलमान भारत पाकिस्तान में बराबर रूप से रहता है ना। तो पाकिस्तान को छोड़कर जो मुसलमान भारत में रहे, कहां उनके अधिकारों को, बल्कि उनको तो अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया। अब कोई कर्म से ही आदमी खराब हो तो उसका तो सुधारा नहीं जा सकता। आज जैसे एक टर्मिनोलॉजी आता है कि भैया भारत देश में इतने रिजर्वेशन, इतनी सुविधाएं, इतनी योजनाएं होने के बाद भी देश गरीब बहुत ज्यादा है, गरीबी कम नहीं हो रही है। तो भैया सरकार अगर सुविधाएं दे रही है, मतलब थाली में परोस के आपको सामने रख दे रही है, उठा के खाने भी तो आना चाहिए। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं लेंगे तो कितने दिन तक लोग आपको थाली में परोस के देंगे? भारत में मुसलमानों को प्रारंभ से ही प्रोटेक्शन दिया गया, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन वही हाल पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। तो खैर पाकिस्तान का निर्माण उसी रूप में हुआ है, तो वो उस वहां के, जाहिर सी बात है कि वहां के लोग सुरक्षित हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान सुखी हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान सुखी?
इन लोगों को कोई समझाए कि पाकिस्तान के मुसलमान सुखी नहीं है। मैंने बताया ना, आज सपना देखते हैं रात में कि घर पर बम गिरेगा, 2 दिन बाद सफल हो जाता है, ऐसा सपना देखते हैं। तो ये पाकिस्तानी इतिहास का। खैर, ये जितने भी इतिहासकार हुए, इन इतिहासकारों के नजरिए को हम लोग समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने नजरिए से, समझते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। देखिए, पहला पॉइंट है फूट डालो और डाल नहीं रे डालो, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या कहता है? कहता है कि देखिए, अगर लंबे समय तक भारत में सरवाइव करना है तो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करना पड़ेगा। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने क्या किया? भारत में जो क्रांति हुई, उस क्रांति से उन्होंने सीखा कि देखिए, इस क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर क्रांति किया और वो हमारे नींव को हिलाने में कामयाब रहे, तब जब इनके पास हथियार नहीं था, जब इनके पास बुद्धि नहीं था, इनके पास शिक्षा नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था, नेतृत्व नहीं था, एकता नहीं था, प्रचार प्रसार नहीं था, तब तो इन्होंने हमारा नींव हिला दिया। तो आगे जब ये बौद्धिक क्षमता इनका विकास होगा, ये दुनिया भर के इतिहास को पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से संगठित होंगे, तब तो ये कभी भी हमको थप्पड़ मार के बाहर भेज देंगे, भागो यहां से। ये बात अंग्रेजों को समझ में आ रहा था। इसीलिए उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करना बहुत ही आसान था, बहुत आसान था। दो धर्म जो एक दूसरे के प्रतिकूल हो, उनकी परंपराएं प्रतिकूल हो, उनमें विभाजन करना बड़ा आम बात है। सर सैयद अहमद खान पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 2 राष्ट्रों की बात की, और सर सैयद अहमद खान को मोहरा बनाए थे अंग्रेज। मोहरा, मोहरा से सुनील शेट्टी का पिक्चर याद करो, है ना, वो वाला मोहरा बनाए थे। और मोहरा बनाकर क्या किए कि भारत में, या ऐसे कहें कांग्रेस के अंदर, पहले प्रारंभ में कांग्रेस के अंदर विभाजन के बीज बोने का प्रयास करने लगे। इसका रिजल्ट आया 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के नाम पर बंगाल का विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल था। और ऑफिशियली कारण बताया कि हम विभाजन इसलिए कर रहे हैं ताकि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, और विभाजन किसी उद्देश्य और उद्देश्य से किया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन बंगाल से प्रारंभ, क्योंकि बंगाल अंग्रेजों की राजधानी थी, बंगाल राजनीति का केंद्र था, बंगाल सबसे अधिक डेवलप था, इसीलिए बंगाल से शुरुआत की। हिंदू और मुसलमान दोनों समझ गए, दोनों ने सड़क पर उतरकर, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में कि दोनों ने सड़क पर उतरकर इसके विरुद्ध आंदोलन किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया 16 अक्टूबर के दिन, जिस दिन विभाजन किया गया, और यहां से शुरू हुआ। लेकिन वो बीज बोया जा चुका था, विभाजन का बीज बो चुके थे। नतीजा था 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में सलीमुल्लाह खान जो ढाका के नवाब थे, उनके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, यहीं से शुरुआत हुआ कांग्रेस के विभाजन का दौर, हिंदू मुस्लिम विभाजन का दौर। लेकिन मुस्लिम लीग एक संस्था है। मुस्लिम लीग के बारे में आप नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग ने विभाजन का कारण, नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से विभाजन को नहीं स्वीकारा।
आखिरी समय तक आंशिक रूप से स्वीकारती थी, मुख्य रूप से कभी भी विभाजन को नहीं स्वीकारा। यह स्वीकारा एक ही आदमी जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग को कटघरे में खड़ा करना हमारे हिसाब से ठीक बात नहीं है। खैर, समय बदला। 1908 में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलने गया शिमला में मिंटो से, जो उस समय वायसराय था, और 1909 में एक मिंटो एक्ट लाया गया। उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रावधान को दे दिया गया। पृथक निर्वाचन के प्रावधान को देना या पृथक निर्वाचन देना अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा मुसलमानों को, ये भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का ऑफिशियली स्टेटमेंट था या ऑफिशियल वर्क था। इससे पहले डायरेक्ट वो नहीं कहते थे। अब पहली बार ऐसा है कि मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम जनसंख्या के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भूभाग के आधार पर अब तुम चुनाव लड़ सकते हो। मुसलमान अपने आप को थोड़ी बेहतर स्थिति में महसूस करने लगे कि हम भी हैं। मुस्लिम लीग के नेता जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के बराबर है। ये वो समय था कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, क्योंकि गरम दल भी विभाजित हो गया था 1907 में। इसी का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को मूर्ख दिवस के दिन दिल्ली सभी नेताओं को मूर्ख बनाकर दिल्ली को राजधानी बना दिया। नतीजा क्या हुआ कि इसी समय, थोड़े सा समय के बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू होने से तुरंत बाद होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 में, और वहीं पर तिलक जी के प्रयास से, एनी बेसेंट के प्रयास से, और भी नेता थे, तब तक गांधी जी भी आ गए थे। सभी नेताओं के प्रयास से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आ चुके थे। सभी नेताओं के प्रयास से लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। और लखनऊ समझौता में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार लिया। मतलब 1905-6 में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन नहीं देने के मुद्दे पर विभाजन हो गया कांग्रेस का। अब दोनों, हिंदू और मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस और, मतलब हिंदूवादी संगठन नहीं कहेंगे इसको क्योंकि कभी भी हिंदूवादी संगठन रहा ही नहीं है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो गया कि अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ये बात अंग्रेजों को शोभा देगा? सूट कर रहा है अंग्रेजों को? उनके नजर में हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन ही उनके भारत में सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता है। ये बात अंग्रेजों को आंखों में खटकने लगेगा, अरे बाप रे, ये तो दोनों साथ में मिलकर बैठने लगे, चाय पीने लगे, ये नहीं अच्छी बात है। का अच्छा, रुको रुको, तुम लोग साथ में बैठ रहे हो ना, एक हमारा और ब्रह्मास्त्र झेल लीजिए। 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस बार दलितों के भी पृथक निर्वाचन की बात की गई। अच्छा, हिंदू मुसलमान अभी यही समझ रहे हो? हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को जरा झेल के दिखाइए कि इस बार तो हिंदू मुसलमान में पहले था, इस बार हिंदुओं के बीच में फूट डालेंगे और दलितों के पृथक निर्वाचन की बात को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से आगे बढ़ा और हमेशा मुस्लिम लीग को संरक्षण दिया गया। मुस्लिम लीग को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेने की बात की। जैसे 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होता है, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद नेहरू रिपोर्ट में एक प्रस्ताव डाला गया था कि किसी भी तरीके से अब हम पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं करें। मतलब ये क्या बात? पहले आप मना किए देने को, फिर दे भी दिए, फिर कह रहे हैं ले लेंगे। ये क्या चल रहा है?
इसी बात को अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया, इसी मौके का। और अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा कि देखो अब कह रहा है ले लेंगे, जाओ और बैठो, चाय पियो, बैठो उनके साथ। अंग्रेज कान फूंक दिए मुसलमानों का, फिर मुसलमान भड़क गए। तो इस तरीके से वो समय समय पर फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करते रहे, और उनके ही प्रश्रय देने के कारण 1940 में पाकिस्तान की मांग जिन्ना जी ने किया। यही काम 1947 तक वो करते रहे। तो कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में प्रारंभ से ही मुस्लिम लीग जिम्मेदार रही, और उसके जिम्मेदार होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकाधिकार। अब देखिए, एकाधिकार का मतलब समझते हैं, मोनोपोली, एकात्मक राजनीति भी कह सकते हैं इसको, एकात्मक राजनीति भी थी। ये बात बिल्कुल सही है और इस बात पर मैं भी सहमत हूं। इतिहासकारों का जो तो व्यू है वो है, मेरा भी अपना व्यू है कि कांग्रेस ने जो अपना एकाधिकार की राजनीति किया है, कैसे किया है इसको समझिए। प्रारंभ से शुरू करते हैं फिर से। कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर सर सैयद अहमद खान द्वि राष्ट्र की बात करते हैं। उसी समय कान पकड़ के 2 थप्पड़ देना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो, नहीं दे पाए। थप्पड़ का मतलब सही में थप्पड़ नहीं, मतलब उनको समझाना चाहिए था, डराना चाहिए था, धमकाना चाहिए, जैसे भी संभव था। इस बात को वहीं दबा देना चाहिए। आप नहीं दबाए, चलिए ठीक है, हो जाता है गलतियां, इंसानी फितरत है, गलती हो जाती है। लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या ये है कि आपने कभी भी तो प्रयास नहीं किया ना कि मुसलमानों के लिए साथ में लेकर चलें। अगर अंग्रेज फूट डालकर राज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर वो संप्रदायवादी बात कर रहे हैं, तो आप उसको उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने आपने कभी भी राष्ट्रीय मंच पर अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास उस स्तर पर नहीं किया। उदाहरण देता हूं मैं कैसे। मान लीजिए कि सर सैयद अहमद खान हो, आगा खान हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, ये जितने भी नेता हैं, ये मुस्लिम लीग के नेता, ये नेता है ना। अगर इनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक है, मुद्दा नेता का नहीं होता है, मुद्दा जनता का होता है। आपको सबसे पहला काम करना चाहिए था कि गांव गांव घूमकर इन लोगों को एकत्रित करना चाहिए था, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। जो मुसलमान है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं है, आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, नहीं ले पाए। हम आरोप लगा सकते हैं कि कभी भी आपने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही कोई राष्ट्रीय आंदोलन किए। आप राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते थे मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लीग को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन आपने कभी नहीं किया। ज्यादातर कांग्रेस के नेता कौन होते थे? हिंदू। इसके अलावा 1922 में जब चौरी चौरा का कांड होता है, उस चौरी चौरा कांड के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आती है, और उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति का फायदा उठाकर ढेर सारे राजनीतिक संगठन भी बनते हैं। जैसे 1923 में स्वराज पार्टी कांग्रेस से टूट कहीं बन जाती है, 1925 में आरएसएस का गठन हो जाता है, हिंदू महासभा भी बहुत ज्यादा प्रकाश में आ जाता है। बाद में मदन मोहन मालवीय इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और सावरकर पर तो 10 प्रश्न उठ जाते हैं। बीडी सावरकर पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। तो ये जो
संगठन हैं जो हिंदूवादी संगठन है, ये भले ही राजनीतिक संगठन नहीं है, ये तो धार्मिक संगठन है, ये सांप्रदायिक संगठन है, लेकिन इन संगठनों ने एक तरफ जहां हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं की बात की, हिंदुओं के अधिकारों की बात की, तो कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को ये समझेंगे ना कि अरे वो तो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। और कांग्रेस कांग्रेस ने कभी भी इन संगठनों का विरोध उस तरीके से नहीं किया, तो मैं भी दोषी मानता हूं इसके। आपको करना चाहिए था उस तरीके से विरोध। और हो सकता है आप में से कई लोग मेरे से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए कि कांग्रेस चाहती तो सावरकर जी जो विभाजन की रेखा को पहले ही खींचने का प्रयास कर रहे हैं, सावरकर जी जो बार बार स्टेटमेंट देके कह रहे हैं कि जब तक मुसलमान भारत में हैं हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं हो सकती, और अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो उन्हें हिंदू रीति रिवाजों की तरह रहना होगा, हिंदी रीति रिवाजों का पालन करना। इसे सावरकर जी का स्टेटमेंट, क्या लगता है इस स्टेटमेंट से मुसलमान क्या सोचेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। आपको ऐसे ऐसे विचारों को मानना चाहिए था, ऐसे विचारों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं उठाया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो गांधी जी का प्रसिद्ध गान था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, गांधी जी हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते थे जो भारत के सबसे बड़े नेता थे, इसे भी आरोप लगता है। खैर, इसके लिए गांधी जी का मुसलमान बनना जरूरी नहीं था, और ये साबित नहीं करना था कि वो मुसलमानों के हितैषी थे, ये 100% सत्य है। लेकिन आरोप तो आरोप है, वो तो लग ही जाते हैं, है ना। अगला है, जिन्ना को जिन लिख दिया हो, जिन्ना की हठ धर्मिता। देखिए, हाथी जब पागल हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या क्या पढ़ता है तुम? बिहार की प्रसिद्ध कहावत है, दुनिया भर में ये प्रचलित है कि हाथी जब पागल हो तो उसे गोली मार देना चाहिए। समझे? ये पगला हाथी मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं साबित कर दूंगा कि पगला हाथी। क्यों पगला हाथी है? क्योंकि कब ये किधर है इनको खुद ही नहीं पता, और इनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना है ना। तो विभाजन के बाद जो हमारे विभाजन के समय जो हमारे सबसे बड़े गवर्नर जनरल रहे हमारे इतिहास में, हम तो उनको सबसे बड़ा मानते हैं कि उन्होंने आजादी दिया हमें, माउंट बेटन, है ना। माउंट बेटन साहब ने जो जो बातें इनके बारे में कही, वो इस बात का गवाह है कि ये पगला हाथी। मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ लीजिए, बताऊंगा मैं क्या कहा था। पहले समझिए, जिन्ना जी पढ़ाई विदेश में, रहन सहन विदेशी की तरह, खान पान विदेशी की तरह, सिगरेट सिगार स्कॉच विस्की, है ना, रम भी, बियर भी, मतलब हाँ, ये सारी चीजें उनके जो जो शौक हैं, ये कहीं से भी मुसलमान इसको उनको नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी थे तो पढ़े लिखे, बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ना, विदेश से पढ़ना, पढ़ के आना। 1906 में जब ये भारत में आए तो यकीन मानिए 1906 इनका करियर शुरू हुआ। अब ये करियर पर जरा एक प्रकाश डालते हैं। 6 में जब करियर शुरू हुआ तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में सेतु का काम करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का एक आधार स्तंभ माना जाता था इनको। 1916 में जब लखनऊ समझौता होता है तो लखनऊ समझौता के समय तिलक जी और जिन्ना जी, इन दोनों ने ही लखनऊ समझौते का प्रस्ताव भी तैयार किया था। उस समय तक ये ठीक है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी है ये, वहां भी ठीक है। लेकिन जब
हिंदूवादी बातें बढ़ने लगती हैं, तब से इनका मनोवृत्ति बदलने लगता है। और उसका सबसे बड़ा कारण थे अंग्रेज, उनके साथ ही बैठना उठना। हमारे यहाँ कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और अंग्रेज की तो जात वैसी है, वो बिना फूट डाले, बिना राजनीति किए रह नहीं सकते, तो वो राजनीति करेंगे ही। एक और कहावत है कि माँ गुण बछरू पिता गुण घोर, ना ढेर तो थोरहू थोर। सुने हैं कहावत ना? अब सुन लिए ना, कैसे कह रहे हो कि नहीं सुने? इसका मतलब ये हुआ कि माँ गुण बछरू, माँ की तरह बछड़ा होता है, अब पिता का गुण उसमें शामिल होता है, पिता गुण घोर। और ना ढेर मतलब नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन असर तो होता है। किसका? माँ बाप का। डीएनए का प्रभाव पड़ता है ना। अंग्रेजों का डीएनए ही दूषित था, दूषित था डीएनए। क्योंकि इनके जो 1947 में अंग्रेज हमारे पास हैं, ये 1947 में हमारे पास आए नहीं ना हैं, ये तो आए हैं बहुत समय पहले। तो इनके बाप दादा परदादा के दादा के दादा, ये सब यही काम करते आए। तो इनका जो डीएनए है वो राजनीति है, फूट डालो है, और अपना लाभ कमाना है। तुम्हारा हित से, तुम्हारे देश से, तुम्हारी संस्कृति से, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो जिन्ना जी को चढ़ा रहे हैं। 1924 के बाद से जिन्ना जी भी मुसलमानों के पक्षधर हो गए। फिर साइमन कमीशन आया, उसका भी उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन कभी भी विरोधी सम्मेलनों में वो शामिल नहीं हुए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया, खैर वो जायज भी था। फिर 1929 में नमक सत्याग्रह होता है और सविनय आंदोलन चलाने की बात होती है, तभी उन्होंने 14 सूत्रीय मांग मांग लिया, कम्युनल अवार्ड जारी हुआ, 14 सूत्रीय मांग हो गया। ये सारी स्थिति 1930 तक वो क्या हो गए हैं देखिए। 1900 मतलब 1906 से लेकर 1930 तक में वो दो चरण में नेता रहे। एक चरण में वो कांग्रेस के पक्षधर रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किए। दूसरे चरण में वो मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। 1930 में वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले लिए, वीआर। वीआर सुने हैं ना, वॉलेंटियर रिटायरमेंट, कुछ समय के लिए या अल्पकालीन रिटायरमेंट। 30 में रिटायर होकर चले गए लंदन, दुखी हो गए थे, अच्छी क्वालिटी की विस्की नहीं मिल पा रही, लंदन चले गए। लंदन से लौट के आए 6 वर्ष बाद, 1936। 1936 में जब आए, तभी यहां प्रांतीय चुनाव का माहौल था। प्रांतीय चुनाव का माहौल था और पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी, क्योंकि 1932-33 में, 1932-33 से पहले आ जाइए 1930 में, 1930 के अधिवेशन में, शायद लाहौर में हुआ था अधिवेशन 1930 में, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल, इनका भी नाम लेना बड़ा जरूरी है। मोहम्मद इकबाल जो पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा जैसा गीत लिखते हैं, वो कहते हैं 1930 के अधिवेशन में कि पाकिस्तान होना, मतलब पाकिस्तान शब्द नहीं था उस समय, वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए। हाँ, यानी सर सैयद अहमद खान के बाद दूसरे बड़े नेता थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने दो राष्ट्र के बारे में कल्पना किया, मांग किया। फिर 33-34 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द बनाया, जिसमें पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान,
के से कश्मीर, और आई से इंडिया, और तान से TAN तान से बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र शामिल रहे और पाकिस्तान शब्द बना। तो 1933-34 तक पाकिस्तान की मांग होने लगी। 1936 में भी हो रही थी जब जिन्ना जी लौट के आए। जिन्ना जी जब लौट के आए उस समय नेहरू जी, एक कहानी सुनाता हूं तुमको। नेहरू जी से 1935 में पूछा गया कि देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन संभव है क्या? बोले कि कहा, क्या बात कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम एकता, और पूरी दुनिया में भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता मिसाल है, इतने साल से हम लोग साथ में रहते आ रहे हैं, और ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। ऐसा 1935 में नेहरू जी कहते हैं। 1936 में जिन्ना जी आते हैं और 1937 में जिन्ना जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाता है। उस चुनाव मैंने मतलब एक तरह से समझिए कि ये चुनाव पाकिस्तान की मांग का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण। बवाल यहां हुआ, बवाल ये हुआ कि जब चुनाव हुआ तो ज्यादातर जगह पे 8 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 5 राज्यों में तो कांग्रेस ने प्रत्यक्ष बहुमत हासिल कर लिया। 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, एक पंजाब में और एक बंगाल में, और ये दोनों जगह मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ध्यान से सुनिए, मुस्लिम बहुसंख्यक 2 जगह सबसे अधिक थे। एक कहां? पंजाब, और दूसरा बंगाल। पंजाब और बंगाल में चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक थे तो मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने के बाद उनको खूब सीटें मिलनी चाहिए थी। तो बंगाल में एक पार्टी थी KPP, किसान प्रजा पार्टी, और पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। इन दोनों को भी बहुत सीटें मिल गई। इसीलिए इन दोनों जगह पे जो मुस्लिम लीग की सरकार बनी, इन दोनों के अलायंस के साथ बनी, मतलब इन दोनों का समझौता हुआ तब सरकार बनी। यूनियनिस्ट पार्टी के साथ पंजाब में और किसान प्रजा पार्टी के साथ बंगाल में। ये मुसलमानों के मुस्लिम नेताओं के सीखने के लिए सबसे बड़ा सबब था। मुस्लिम आबादी यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश जो आज का आप कहते हैं, उस समय बड़ा राज्य हुआ करता था, और इस राज्य में 16% मुसलमान थे। 1940 के दशक तक मैं मुसलमानों का एक आंकड़ा बताता हूं आपको। लगभग 39 करोड़ के आसपास हमारी आबादी कुल थी। कब? 1940 के आसपास, जिसमें से लगभग 25 करोड़ प्लस 25.2 माना जाता है, 25 करोड़ के आसपास हिंदू थे, 9.6 माना जाता है मुसलमान थे। 9 करोड़ से ज्यादा नहीं, 9.5 करोड़ के आसपास लगभग मुसलमान थे। 65 लाख ईसाई थे, 66 लाख लगभग ईसाई थे, और 55 लाख के आसपास थे सिख। ठीक, बाकी छोटे छोटे और भी लोग थे। ये 4 प्रमुख लोग थे, जिसमें से 2 तो सबसे प्रमुख दिख ही रहा है, हिंदू और मुसलमान। लगभग ये मान के चले कि 25 उधर है, 10 इधर है, 35% तो यही हो गया। तो सीटें उस हिसाब से आनी चाहिए थी ना, उस हिसाब से सीटें नहीं आई। दूसरी बात, अब कांग्रेस क्या कर रही है इस समय? कांग्रेस को सीटें तो मिली, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं मिला। ध्यान से सुनिए, कई बार चुनाव में ऐसा भी होता है कि आपका वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन सीट आप नहीं जीत पाते हैं। होता है ना ऐसा, देखा होगा आपने, सीटें नहीं जीत पाते हैं आप। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने यह बात समझ गई थी कि मुसलमान इनको वोट देने वाले नहीं है। ना मुसलमान, जहां मुसलमान थे उन्होंने अपने मुसलमानों को नहीं जिताया, और जहां हैं वो कांग्रेस को देना चाहिए था वोट, तो कांग्रेस को भी नहीं दिया।
ये कहानी यहां फंस गई थी। अब जिन्ना जी एक सूत्रीय मांग पर अड़े, कह रहे हैं कि प्रांतों का गठन अलग तरीके से किया जाए और उनको पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। कांग्रेस करी नहीं देंगे, तो बोले नहीं देंगे तो हम 1940 में पाकिस्तान की मांग करेंगे। और यहां से जिन्ना जी एग्रेसिव होते चले गए। लेकिन 1937 के चुनाव से जिन्ना ने सीखा क्या? क्यों 1940 में ही पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने किया? इसका एक कारण मैं बताता हूं। 1937 के चुनाव में हारने के बाद जिन्ना के मुंह पर एक तमाचा था। बड़ी फुदक रहे थे, ये कर लेंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी इतनी सीट लेके आएंगे। अच्छी जब चुनाव हुआ तो खुश हो गए। तो जिन्ना को लगा कि गलती कहां हुई। तो गलती जिन्ना को समझ में आया कि मुसलमानों को तो हम साथ में लिए हैं, मुसलमानों के लिए काम भी कर रहे हैं, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में भी लिए हैं, लेकिन कौन से मुसलमान को? सिर्फ अपर क्लास को। किसको? सिर्फ अपर क्लास को। कौन से मुसलमान वोट नहीं दिए? तो जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के मुसलमान हैं, वो तो वोट ही नहीं दिए। तो उनको लगा कि किसी भी तरीके से निम्न और मध्यम वर्गीय जो मुसलमान हैं, उनका वोट हासिल करना होगा। और उनमें जुनून लाने के लिए, जैसे बाबर ने पहली बार भारत में जिहाद का नारा दिया राणा सांगा के खिलाफ, खानवा के युद्ध में 1527 में, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में किया। और ये निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के मुसलमानों को झकझोर देने वाली घटना थी, जज्बात उनके जगा देने वाली घटना थी। जैसे जिहाद को सुन के मुसलमानों ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ जीत गए, उसी तरीके से इस बार भी ये पाकिस्तान की मांग को सुनकर इनकी रगों में जो खून का रफ्तार तीव्र गति से दौड़ने लगा, समर्थन मिलने लगा। और जिन्ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान की मांग के बाद जिन्ना, मतलब कहते हैं ना, एक रात में स्टार बनना, रातों रात स्टार बन गए। इसलिए क्योंकि इस समय जिन्ना ही कांग्रेस के थी, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। और इसलिए आगे अब जितनी भी घटनाएं होंगी वो जिन्ना के कहने से ही होंगी और जिन्ना के इर्द गिर्द ही होंगी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अच्छा, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में। 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस एक तरफा विरोध करती है। किसका? कि हम ब्रिटिश का को समर्थन नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। पहले देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध में धोखा मिला, बेवफाई मिली, इस बार नहीं देंगे। गांधी जी कह रहे हैं, ना एक पाई ना एक भाई। बड़ी फेमस स्टेटमेंट था उनका, गांधी जी। ना एक रुपया देंगे, ना एक आदमी देंगे। नहीं दिया। और लिथगो जो उस समय वायसराय था, उसने जबरदस्ती भारत को शामिल कर दिया था विश्व युद्ध में, जिसका हमारे देश के कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, नेहरू जी टाइप, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बार बार दबाव बना रहे थे कि भारत को बिना भारत की सहमति के जबरदस्ती युद्ध में शामिल किया गया। और ये अच्छी बात भी थी। लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना जी ये इसी समय पे घूम घूम के देश भर में मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम अंग्रेजों को समर्थन करो। मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप इस युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करो, सेना में भर्ती हो जाओ, जाओ शहीद हो जाओ।
जो काम गांधी जी ने कांग्रेस के लिए 19 पहले विश्व युद्ध में किया, वही काम जिन्ना जी ने दूसरे। लेकिन खुदा इन पर मेहरबान था, इसीलिए इनके बारे में कोई ये नहीं कहा कि ये भी भर्ती करने वाले सार्जेंट है। जबकि हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भर्ती करने का काम किया मुसलमानों को। विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन आया 1942 में। 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया, वो क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया ही, जिन्ना ने भी अस्वीकार किया अप्रत्यक्ष रूप से। खैर, जिन्ना से क्रिप्स मिशन का कोई ज्यादा मतलब था भी नहीं। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बचे खुचे नेता अंडरग्राउंड हो गए, वो भूमिगत होकर आंदोलन चलाने लगे। अब मैदान पूरा खाली है। मैदान खाली है, नतीजा क्या होगा कि अब खुला चरेंगे, भारत भर में घूम घूम कर मुसलमानों को भड़काने का काम कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति। और आपको एक घटना बताता हूं। 1946 में कैबिनेट मिशन आता, याद है? तो कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम पाकिस्तान के निर्माण को या पाकिस्तान के बंटवारे को समर्थन नहीं देते। हाँ, एक प्रावधान जो उसने किया वो बड़ा सटीक प्रावधान था। कहा कि भाई तुमको चाहिए क्या? तुम कह रहे हो कि हमको हमको कम से कम प्रांतों में तो स्वायत्तता दी जाए, प्रांत में तो हमारी सरकार बने। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, तुमको झुंझुना देते हैं, रुको। कल की एक सरकार होगी केंद्र में, ठीक, और एक होगी प्रांत स्तर में, दो स्तरीय सरकार। जो केंद्र में जो वो होगा आत्मरक्षा वाला शक्ति होगा, विदेशी मुद्दे वाला टॉपिक होगा। लेकिन जो प्रांत वाला होगा, जो प्रांत होगा, उसको ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया कैबिनेट मिशन। ए, बी और सी कैटेगरी का मतलब होगा, पहले जो 3 प्रांत होंगे, या पहले इसे कैसे कहा गया कि पहले जो ए प्रांत होगा, उस ए प्रांत में क्या होगा? हिंदू जहां बहुसंख्यक हैं उसको ए में रखा जाएगा, मुस्लिम जहां बहुसंख्यक हैं उसको बी में रखा जाएगा, और जहां सभी मिले जुले हैं उसको सी में रखा जाएगा। ये ओवरऑल एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं, डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा। तो जिन्ना जी खुश हो गए, बोले अच्छा, तो कम से कम मान लीजिए कि उनको तो मालूम था कि केंद्र में हमारी सरकार बननी नहीं है, बहुसंख्यक तो हम है नहीं, प्रांतों में तो कम से कम 3-4 राज्य हैं ऐसे जहां हमारी सरकार बन सकती है, जैसे कि संयुक्त प्रांत था, जैसे कि सिंध प्रांत था, जैसे पंजाब था, जैसे बंगाल था। ऐसे प्रांतों में हमारी सरकार तो बन जाएगी, तो कुछ तो हमारे हाथ लगेगा। जिन्ना जी ने समर्थन कर दिया, तभी एक कांड हो गया। वो कांड किया नेहरू जी। नेहरू जी ने कांड किया कि एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने ये कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि बताइए इस तरीके से कैबिनेट मिशन का प्रोविजन है, आप इससे खुश हैं? इस हिसाब से तो देखा जाए तो नुकसान आपको है। बोले कि नहीं नहीं, देखो तुम समझे नहीं। नेहरू जी बोले नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, पत्रकार को बोलो। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, प्रांतों के गठन में, वो वैकल्पिक है, वो जरूरी नहीं है। कर दिया कांड। और सही मायने में कैबिनेट मिशन में इसको क्लियर नहीं किया गया था।
नेहरू जी ने कहा कि ये तो वैकल्पिक है। अरे भैया, जिसको जिसमें मन करेगा उसमें रहेगा। अगर सी ग्रुप का कोई राज्य है तो चाहेगा तो उठ के ए ग्रुप में आ सकता है, उसकी स्वायत्ता रहेगी। जिन्ना को पता चला, उसका दिमाग खराब हो गया, बोले कि तो कांड हो गया हमारे साथ। हाँ, पहले हमने तो समर्थन कर दिया, अब ये कह रहा है कि इसमें पेच निकाल दिया। आज कैबिनेट मिशन में कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो जिन्ना ने कहा कि लो, तो अब छोटे बच्चे की तरह करने लगा, नहीं नहीं, मेचा से मेचा से गलती हो गई। मेचा से सुने हो, छोटा बच्चा नहीं कहते गलती से खेल खेल में, तो हमारे भोजपुरी में कहता है सब मेचा से। बोले कि हम कैबिनेट मिशन को समर्थन दिए तो गलती से दे दिए थे, हम नहीं दे रहे, हम मानते ही नहीं इसको, कैबिनेट मिशन को हम नहीं मानते, ये टोटल गलत चीज लिखा हुआ है इसमें। बोले अभी तो तुमने समर्थन दिया था यार। बोले गलती हो गई भाई, अब नहीं दे रहे हम समर्थन। अब जिन्ना जी का समर्थन नहीं देने का मतलब विवाद हो गया। अब जिन्ना जी ने क्या किया कि देश भर में इसका विरोध शुरू कर दिया। किसका? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का विरोध शुरू किया और 1946 में ही उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का उद्देश्य उनका यह था कि हम कैबिनेट मिशन को नहीं मानते, हम अपने तरीके से देश का बंटवारा चाहते हैं, हम अपने तरीके से संविधान का निर्माण चाहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आखिरी आखिरी समय पर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से पाकिस्तान की मांग को खारिज कर देश को कहीं ना कहीं एक बार बचाने का प्रयास तो किया ही था। हालांकि आरोप लगाने वाले लोग ये कहते हैं कि भले ही अंग्रेज अंग्रेज दिखाने के दांत उनके अलग थे और खाने चबाने के अलग थे। दिखाने के लिए कैबिनेट मिशन में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जिन्ना को प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो घटना है ये इस बात को साबित करती है, यहाँ गलती नेहरू जी से हो गया। वो नहीं वो स्टेटमेंट दिए होते तो बेचारा उस समय इंतजार कर रहे थे कि लेडी माउंटबेटन आ रही है, उसमें ज्यादा दिमाग लगा हुआ था। कभी इसकी कहानी सुनाएंगे, ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ज्यादा नहीं। तो यहां पर यह समझना है कि जिन्ना जी को ये समझ में आ गया कि नेहरू जी ने हमारे कैबिनेट मिशन ने हमारे साथ धोखा किया है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। चलिए, तो नेहरू जी जिन्ना की हठधर्मिता तो हम समझ गए। अब दो राष्ट्र के सिद्धांत को भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों को शुद्ध रूप में अपनाया? क्या मुसलमानों ने हिंदुओं को कभी भी अपने समान माना? मेरे हिसाब से जवाब है नहीं। क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में खास तौर पर बस दिल्ली सल्तनत से मुगल काल के बीच में दो तीन राजाओं को अगर छोड़ दीजिए, दो तीन चार राजाओं को, तो बाकी राजाओं ने कभी भी हिंदुओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास नहीं किया। उन पर हिंदू होने का कर लगाया, सिख हैं तो सिख होने का कर लगाया। जैसे जजिया कर के बारे में आप सुनते ही होंगे, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर होता था। इसके अलावा कई ऐसे और भी प्रकार के कर थे जिसको हम लोग, अकबर ने एक कर खत्म किया था जिसको तीर्थ यात्रा कर कहते हैं। तो 1562-63 जो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था,
ऐसे बहुत प्रकार के कर थे जो हिंदुओं या गैर मुसलमानों पर लगाए जाते थे। दूसरा, भारत के जो हिंदू और मुसलमान दो प्रमुख धर्म थे, इन धर्मों में बहुत बड़ा अंतर था, सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे। सामाजिक परंपराएं भी बिल्कुल अलग, धार्मिक परंपराएं भी बिल्कुल अलग। इसलिए जो समावेश नहीं हो पाया एक दूसरे का, हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इसके बावजूद भी लोग मिलजुल कर रहते थे, और सही भी है। गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आप सुनते हैं, है ना? तो गंगा जमुनी जो तहजीब है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि एक साथ हिंदू और मुसलमान भारत में रहते थे निर्विवाद रूप से। लेकिन इसके बाद भी जो मौलिक अंतर है वो तो है, उसको कैसे खत्म करेंगे आप? मौलिक अंतर है, एक सूर्य की पूजा करे, एक चांद की। तो एक जो इतना बड़ा जो अंतर है, इस अंतर को मिटाना संभव नहीं है। लेकिन आम आदमी के पास धर्म और राजनीति से ऊपर जीविका का मुद्दा होता है। आम आदमी को क्या चाहिए? जीविका चाहिए। इसलिए भारत के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, और समय के साथ ये भूल भी गए थे कि मुसलमान कहां से आए हैं, कौन है और क्या करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जो विभाजन की रेखा या जो सांप्रदायिक नीतियां अपनाई, उसके कारण, और कुछ ऐसे हिंदूवादी संगठन भी थे जिनके कारण दरारें बढ़ती चली गई। और कांग्रेस के प्रारंभ से सर सैयद अहमद खान ने द्विराष्ट्र का संकल्पना दिया, बाद में मोहम्मद इकबाल ने, और उसके बाद ने विभाजन हो गया जिन्ना के सपोर्ट से। तो ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत है। अब परिस्थितियां जिम्मेदार है। आपको पता है, जब जिन्ना जी ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, इसका नतीजा क्या हुआ था? इसका नतीजा हुआ था कि देश में दंगे शुरू हो गए थे। बंगाल में दंगे शुरू हुए, बंगाल से महाराष्ट्र, बिहार में भी दंगे हुए थे, मालूम? मुंगेर में भयंकर दंगा हुआ था उस दौरान। बंगाल, महाराष्ट्र, मुंगेर, ये सब बहुत प्रमुख क्षेत्र थे दंगों के। और इसी को दंगों को दबाने के लिए गांधी जी जाकर 1946 से ही प्रयासरत थे बंगाल में। और ये दंगा किसका देन था? मोहम्मद अली जिन्ना का। तो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति बन रही थी। उससे पहले आते हैं, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, नेता गिरफ्तार है, आंदोलन को जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया जा रहा है बलपूर्वक अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या हुआ है? कहीं ना कहीं एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जिन्ना जी क्या कर रहे हैं? मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप विश्व युद्ध में समर्थन कीजिए। ये जो हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति जो राजनीति बन रहा है, ये भी एक जिम्मेदार है। जो अवधारणा बनी है हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति, जिन्ना के प्रति, अब जिन्ना को लोग देखकर मुसलमान को, सभी लोग मुसलमान को उसी तरह एज्यूम करते हैं, क्योंकि नेता ही ना रोल मॉडल होता है जी। तो इसलिए जिन्ना को देखकर एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ही मुसलमान होता है। ये उसी इसी तरीके से अलगाववादी बात करता है, सांप्रदायिक बातें करता है। दूसरी तरफ हिंदूवादी जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विभाजन होना जरूरी है। बीडी सावरकर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का हित इसी में है कि मुसलमान अलग हो जाए, और नहीं तो हिंदुओं का कभी हित पूरा नहीं हो सकता। हिंदुओं को हमेशा दबा के रखेंगे ये लोग। तो हिंदूवादी जो संगठन है वो भी साथ में रहने की बात नहीं कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए भारत के इतिहास में
कांग्रेस के सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं में विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले बौद्धिक व्यक्ति थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो समझ गए थे 1946 में कि ये देश विभाजन के बिना नहीं रह सकता। वो जान गए थे, वो समझ गए थे कि इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो कांग्रेस के प्रबुद्ध नेता और सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता थे, जो इस बात को स्वीकार किए कि नहीं, बिना विभाजन के देश अब शांति से नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। इसके अलावा थोड़े से बात हम थोड़ा व्यक्तिगत आरोप पर भी चलते हैं। व्यक्तिगत आरोप में भी एक बार देख लेते हैं। पहला आरोप है गांधी जी पर। गांधी जी पर क्या आरोप है कि गांधी जी चाहते तो विभाजन को रोक सकते थे। गांधी जी ने उस तरीके से प्रयास नहीं किया। गांधी जी ने मुसलमानों के हित के लिए कोई विशेष काम नहीं। इस आरोप को आप खारिज भी कर सकते हैं और समर्थन भी दे सकते हैं, दोनों बातें हैं। गांधी जी ने तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था 1919 में। उसके बाद उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, स्वराज की मांग करते थे, मुस्लिमों के हित की सुरक्षा की कभी मांग ही नहीं किए। तो जिस तरीके से गांधी जी के ऊपर कम्युनल पंचायत सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था, कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था, उसी तरीके से मुस्लिमों का भी आरोप है कि जिस तरीके से गांधी जी दलित विरोधी थे, उसी तरीके से मुस्लिम विरोधी भी वो थे। ऐसे कुछ लोग, बेवकूफ लोग इतिहास में आरोप लगाते हैं, लेकिन ये कहीं से बात संभव नहीं है, सही नहीं है। गांधी जी ने आखिरी समय पर ये जिन्ना जी को की स्थिति को देखते हुए ये कहा कि जब जिन्ना जी अड़ गए थे कि नहीं, दुनिया में चाहे धरती रहे ना रहे, पाकिस्तान तो रहेगा, पाकिस्तान तो बनेगा। तो जिन्ना जी का पाकिस्तान मांगना, उनकी हठधर्मिता पर माउंटबेटन कहता है, माउंटबेटन कहता है कि ये आदमी 2 साल पहले मर गया होता। कौन? उस समय का वायसराय कह रहा है, ये पगला 2 साल पहले मर गया होता तो हम इस विभाजन को रोक सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस समय का वायसराय कह रहा कि अब कुछ इसकी हठधर्मिता ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत अब विभाजन को नहीं रोक सकती। ऐसा उस समय का वायसराय कह रहा। अब बताइए, जब वायसराय ऐसी बातें कर रहा है, तुम गांधी जी पर क्या आरोप लगा रहे? गांधी जी आदमी देखो दूसरे टाइप के आदमी, वो दंगा फसाद मार झगड़ा करने में विश्वास नहीं करते थे। सब लोग आजादी के चक्कर में लगा हुआ है, वो बेचारे दंगा दबाने में लगे हुए हैं बंगाल में। तो उन पर क्या आरोप लगा रहे? गांधी जी से पत्रकार ने पूछा कि एक बात बताइए बाबा, क्या लगता है पाकिस्तान का विभाजन सही है? बोले पाकिस्तान का विभाजन कहां सही है? पाकिस्तान भाई है, आज नाराज है, अलग है, हो रहा है, कल फिर मान जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति थे वो, आशावादी व्यक्ति। तो गांधी जी पर यह आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है कि गांधी जी की वजह से विभाजन हुआ। अगला पॉइंट है नेहरू जी। अरे भाई 1942-43 तक के स्टेटमेंट को देखोगे ना नेहरू जी को, तो वो कहीं से भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं करते। एक स्टेटमेंट नहीं, दसों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो क्लियर नकारते हैं कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत से अलग नहीं हो सकता। आरोप कैसे लगता है? गांधी जी ने, चूंकि गांधी जी ने एक बार नेहरू जी और पटेल जी से कहा था कि दे दो ना, पगला कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो मान जाएंगे। जिन्ना जी के बारे में जिन्ना जी कह रहे थे कि कह दो कि वही सरकार बना ले, कोई बात नहीं।
पटेल साहब और नेहरू जी को लगा ये तो भस्मासुर वाली स्थिति हो जाएगी ना, जिसको शक्ति देंगे वो अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अपने ही लोगों के खिलाफ, और देश में दंगे फसाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर वैसा रहा है ना। तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि भले ही देश का विभाजन ही सही, कम से कम ये लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्या झेलना चाहते थे आप, विभाजन का गम या आजादी की खुशी? क्या देखना पसंद करेंगे आप? लोगों की हत्या का गम, विभाजन का गम, लोगों मरेंगे, दंगे फसाद होंगे अगर विभाजन नहीं होगा तो, वो देखना चाहते हैं आप? कि आजादी जो इतने संघर्षों बाद मिल रही है उसका जश्न मनाना चाहते हैं आप? तो दंगों का गम नहीं झेल सकते आप आजादी की खुशी इंजॉय कीजिए अगर विभाजन हो रहा है तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि नेहरू जी पर सीधा आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं है कि विभाजन के लिए वही जिम्मेदार थे। परिस्थितियां वैसी बन गई थी, विभाजन नहीं तो लोग मर रहे थे। विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, यह डेट रखा गया था 1948 में। पहले इसलिए विभाजन किया गया क्योंकि इसका कारण था ज्यादा हत्याएं न हो, ज्यादा दंगे न हो, ज्यादा राजनीति न हो, इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि जल्दी से निपटाओ, चलो भागो यहां से। ये सारी परिस्थितियां बनी, तो नेहरू जी को भी दोषी बनाना ठीक नहीं है, पटेल जी को भी ठीक नहीं है। बात आती है जिन्ना जी, तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग जिन्ना जी के बारे में। सावरकर जी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि इन्होंने हिंदूवादी बातें बहुत अधिक की। इन्होंने, खैर जो लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय नेता तो थे नहीं, ये तो एक धार्मिक नेता थे, तो धार्मिक नेता की बातों को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं है ना। जिस प्रकार से जिन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में ये सांप्रदायिक राष्ट्रवादी नेता हो गए, लेकिन सावरकर जी के बारे में कभी ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्रवादी नेता थे, ये एक धार्मिक नेता थे। चाहे गोवलकर थे, ये सब लोग तो, जीडी गोवलकर वगैरह, ये सब लोग धार्मिक संगठन को सपोर्ट करते थे, उनको प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऐसे लोगों पर जो आरोप आप लगाते भी हैं तो वो बेबुनियाद है, क्योंकि उस बात का कोई आधार नहीं था। हाँ, इस ये जरूर कह सकते हैं कि इनके बातों का प्रभाव जरूर पड़ता था मुसलमानों के मन में, उनकी अंतरात्मा में ये लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो सकता है क्योंकि हम अल्पसंख्यक है, तो ये हो सकता है ना। तो संस्था और व्यक्तिगत दोनों आधार पर हम लोगों ने इसका मूल्यांकन किया है। दोनों आधार पर मूल्यांकन करने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए, विभाजन अपनी जगह है, दुश्मनी अपनी जगह है, हिंदू मुसलमान अपनी जगह है। जब दो राष्ट्र बन ही गए हैं तो दोनों की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, है ना। दोनों का ग्रोथ होना चाहिए, दोनों का उत्थान होना चाहिए। इसी में पाकिस्तान के उत्थान में ही हमारी भलाई है और पाकिस्तान के, भारत के उत्थान में भी हमारी ही भलाई है। पाकिस्तान भी बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा, भारत भी बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं था, इसके लिए कई तत्व जिम्मेदार थे। इसीलिए आज हम इस बात के साथ विभाजन को नकार देते हैं, विभाजन को सही नहीं बताते हैं कि विभाजन कहीं से भी ठीक बात नहीं होता है। पुराने कहावतों में और पुरानी किताबों में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एकता में ही बल होता है। वो बचपन में हम लोग कहानी सुने हैं किसान वाला, जिसमें एक डंडा होता है जो सब तोड़ देता है, वो सभी डंडों को मिला देता है तो वो नहीं टूटता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर पाकिस्तान हमारा होता तो हम थोड़े और बेहतर होते, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज भारत का विभाजन हो गया, भारत को आजादी मिल गई। जय हिंद लगा दो, जाओ।